लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर बायोजीनिस एग्जाम एक्सेलरेटर प्रैक्टिस सीरीज के तीसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रैक्टिस सीरीज का तीसरा वीडियो है या तीसरा सेशन है। इसमें भी हम यूसेट नेट 2024 के लिए लास्ट कुछ ईयर्स में जो अलग अलग स्टेट में सेट के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन उनको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेशन 3 का पहला क्वेश्चन है, आइसोएंजाइम्स इज कैरेक्टराइज्ड एज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, similar enzymes that catalyze different reaction, या multiple forms of an enzyme that catalyze same type of reaction। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आइसो एंजाइम्स किसे कहते हैं? मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं, बट वो मल्टीपल फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम टाइप के रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं, सेम टाइप के रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए जो है आइसो एंजाइम्स के लिए जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज फ्री एनर्जी? थर्मोडायनेमिक्स में फ्री एनर्जी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, एनर्जी दैट कैन हार्नेस्ड टू डू वर्क और ड्राइव केमिकल रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, एनर्जी विच इज लेफ्ट आफ्टर अ रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, नन ऑफ द एबव। तो थर्मोडायनेमिक्स में फ्री एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को दैट कैन बी हार्नेस टू डू वर्क और ड्राइव केमिकल रिएक्शन, यानी वो एनर्जी जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग हम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को या किसी वर्क को करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, उसे कहते हैं फ्री एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, यानी कि दोनों जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन जैसे है, ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट, एसिटिल कोएंजाइम ए, और नन ऑफ द एबव। तो ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और देन पायरुविक एसिड जो है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल को पूरा करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि क्रेब्स साइकिल शुरू हो, पायरुविक एसिड में जो है डीकार्बोक्सिलेशन की जो है यहाँ पर प्रोसेस होती है, और डीकार्बोक्सिलेशन जब इस पायरुविक एसिड का होता है तो उसके बाद बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए देन एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल को शुरू करने के लिए। तो एक तरह से एसिटिल कोएंजाइम ए ये एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग ब्रिज है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, different molecular forms of an enzyme having the same substrate specificity are isoenzyme, allosteric enzyme, coenzyme या zymogens। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा हुआ है, जो अभी से पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसी का जो है एक तरह से एक अलग, ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं अलग लैंग्वेज में पूछा गया क्वेश्चन है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, एक ही एंजाइम की डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म लेकिन सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था उसी की तरह कि एक एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म होती है बट सेम सबस्ट्रेट, यानी कि किसी रिएक्शन को पूरा करने के लिए किस सबस्ट्रेट पे काम करता है, वो सेम सबस्ट्रेट पर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम अगेन वो एंजाइम होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म तो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी जो रिएक्शन जो कैटलाइज करते हैं वो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं या सेम सबस्ट्रेट पर फंक्शन करते हैं। एंजाइम विद टू बाइंडिंग साइट्स आर कॉल्ड, वह एंजाइम जिसकी दो बाइंडिंग साइट्स होती है उसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम, पोलो एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता है। एपो एंजाइम किसे कहते हैं ये भी बताना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर जो ये प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है
लाइफ साइंस यूसेट नेट 2024 के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखी जा रही है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही है, उसका सही आंसर तो बताना ही है एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन और जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं उनको भी थोड़ा सा, उनके भी जो फंक्शन है, उनकी भी जो रोल है वो क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके रिगार्डिंग क्या फैक्ट है, उनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपको एक तरह से 3 क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रिपेयर होते जाएंगे, एक के साथ 2 और मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो एपो एंजाइम क्या होते हैं? एपो एंजाइम जो है ये किसी भी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होते हैं, यानी कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम। और होलो एंजाइम कौन होता है? होलो एंजाइम प्रोटीन का होलो एंजाइम एंजाइम का प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं होलो एंजाइम। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंजाइम विथ 2 बाइंडिंग साइट्स, ऐसा एंजाइम जिसकी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। एलोस्टेरिक एंजाइम जो है उसकी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको मॉडिफिकेशन या उसको अल्टरेशन करने की कैपेबिलिटी को शो करता है। अगला क्वेश्चन है एक रीजनिंग बेस्ड है। एंड 50 ईयर ओल्ड वुमेन विद रेनल फेलियर, एक 50 साल की कोई महिला है जिनको रेनल फेलियर हुआ है, किडनी फेलियर भी जिसे कहते हैं, मिस्ड हर डायलिसिस, और अपना डायलिसिस जो है वो मिस कर जाती हैं, एंड वाज फीलिंग सिक। रेनल फेलियर के साथ एक 50 ईयर ओल्ड वुमेन जो है अपना डायलिसिस मिस कर जाती हैं और उसके बाद वो जो है सिक फील करती हैं। तो सिक फील होने का कारण क्या हो सकता है? क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, बोथ ए एंड बी, योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? तो रेनल फेलियर यहां पर है, ये ध्यान देना है, रेनल फेलियर। किडनी फेलियर, किडनी क्या रोल प्ले करती है? किडनी हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको एक्सक्रीट करने का काम करती है, फिल्टर आउट करने का काम करती है, और इस तरह से बॉडी फ्लूइड जो है उसमें एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखती है, एसिड बेस की बैलेंस को बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही जो है किडनी फेलियर है और डायलिसिस अगर मिस हो जाता है तो उसकी बॉडी में जो है एसिड की जो कंसंट्रेशन है, एसिड की अमाउंट जो है, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कंडीशन ऑप्शन फर्स्ट जो है ये जो है सिक होने का कारण होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो है लगातार एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बीमार फील कर सकता है। इस क्वेश्चन में कॉलम ए एंड कॉलम बी दिए हुए हैं। कॉलम ए में विटामिन के कॉमन नेम है जैसे कि विटामिन डी, ई, बी6 एंड बी1, और कॉलम बी में उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। उसको करेक्टली मैच करके देन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से जो है सही जो मैच है, सही जो ग्रुप है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो विटामिन डी जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी यानी कि ए के लिए हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही। तो यहां पर देखेंगे ए में यहां पर फर्स्ट है, यहां पर फर्स्ट, इन दोनों में फोर्थ है, तो इन दोनों में से कोई जो है पॉसिबली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विटामिन ई जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है यानी कि बी के लिए हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो यहां पर भी इन दोनों में भी फर्स्ट जो है दिया हुआ है सी एंड डी ऑप्शन में। विटामिन बी6 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। तो यानी कि सी के लिए थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहां पर आया है थर्ड ऑप्शन। और विटामिन बी1 इसके लिए सही आंसर है थाइमीन यानी कि सेकंड। तो ये वाला हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ए के लिए फोर्थ, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए थर्ड एंड डी के लिए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, GLUT1 इज अ प्रोटीन दैट मेडिएट्स। GLUT1 एक प्रोटीन का नाम है और ये प्रोटीन क्या मेडिएट करती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये GLUT1 जो प्रोटीन है ये सेल में ग्लूकोज का जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करने का काम करती है, ग्लूकोज की जो है एंट्री करवाती है सेल के अंदर उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इसका सही आंसर होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सी। अगला क्वेश्चन है, अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ लिपोसोम्स इन ह्यूमन मेडिकल हेल्थ केयर इज।
लिपोसोम जो कि स्मॉल लिपिड वेसिकल्स होती हैं, इनका ह्यूमन मेडिकल हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है? क्या ये डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, क्या ये मैलिग्नेंट सेल्स की डिटेक्शन करती हैं? ड्रग डिलीवरी फॉर कैंसर एंड अदर डिजीज, यूज्ड फॉर साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और ऑल ऑफ द एबव। तो लिपोसोम का जो एक मेजर एप्लीकेशन है ह्यूमन मेडिकल हेल्थ केयर में, वो है ऑप्शन बी, ड्रग डिलीवरी फॉर कैंसर एंड अदर डिजीजेस। ये जो लिपोसोम जो स्मॉल लिपिड वेसिकल्स होती हैं, ड्रग की सप्लाई करती है किसी स्पेसिफिक सेल या किसी स्पेसिफिक टिश्यू तक, यानी टारगेट सेल टारगेट टिश्यू तक, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो लिपोसोम जो है ये ड्रग डिलीवरी में रोल प्ले करते हैं। Which one of the following organism have the largest percentage of unsaturated phospholipid in their cell membrane? तो लार्जेस्ट परसेंटेज जो है फॉस्फोलिपिड, अनसेचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का बताना है सेल मेम्ब्रेन में किसमें मिलता है? आर्कटिक फिश, सॉरी एंटार्क्टिक फिश, डेजर्ट स्नेक, पोलर बेयर और स्नो लेपर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटार्क्टिक फिश। यानी एंटार्क्टिक फिश जो होती हैं उनमें जो फॉस्फोलिपिड है, अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड, जिसमें कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसकी जो एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पर फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। इस फ्लूइडिटी से अंडर कोल्ड वाटर भी जो यहाँ पर की जो फिशेस होती हैं वो अच्छी तरह से सरवाइव कर सकती हैं, सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो इसलिए जो है एंटार्क्टिक फिश जो है उनमें लार्जेस्ट परसेंटेज मिलता है अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड का। अगला क्वेश्चन है द एक्रोसोम प्रेजेंट ऑन स्पर्म हेड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनेल? एक्रोसोम जो है, अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे इस तरह से, ये एक स्पर्म का जो है एक रफ डायग्राम यहाँ पर है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, ये वाला होता है मिडिल पीस, और ये वाला पोर्शन होता है टेल पार्ट। तो एक्रोसोम की बात हो रही है, जो इसका हेड पोर्शन है। एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, ये किस ऑर्गेनेल से डेराइव होता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो है स्पर्म के मिडिल पार्ट को बनाता है ताकि जो है वहां पर वो मोटालिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक्रोसोम जो है वो बनता है गोल्जी बॉडी से, ये जो सबसे टॉप मोस्ट या जो हेड वाला पोर्शन है स्पर्म का। माइक्रोट्यूब्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, माइक्रोट्यूब्यूल एक प्रकार के फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज, मेंटेनिंग सेल शेप, साइटोकाइनेसिस, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान जो एक तरह से क्रोमोसोम के पेयर जो होते हैं उनको इस तरह से अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने का या अपोजिट पोल की तरफ जो है खींचने का काम करते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मेनी एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, प्रोटेक्ट सेल प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी बहुत से एंजाइम होते हैं जो अपनी साइट पर इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किए जाते हैं। तो वो क्या प्रोटेक्ट करने के लिए इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहे हैं? ऐसे एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं उन्हें कहते हैं जाइमोजेंस। ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहे हैं इनको कहते हैं जाइमोजेंस। तो ये जाइमोजेंस जो है क्या प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल प्रोटीन। सेल प्रोटीन को ये प्रोटेक्ट करते हैं कि ये प्रोटीन को ही जो है अपनी सेल की प्रोटीन को डाइजेस्ट ना कर ले। इसलिए जो ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, टारगेट साइट पर पहुंचते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। आउटसाइड सेल यानी उस सेल के बाहर जो सीक्रेटरी सेल्स है उसके बाहर ये एक्टिव होता है और जो इसका फंक्शन होगा उसको पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल जो है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम ये इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर। देन स्टमक से सीक्रेट होने वाला जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इस पेप्सिनोजन पर एक्ट करता है और उसको बदल देता है एक्टिव पेप्सिन में। तो इस तरह से जो है पेप्सिन भी या पेप्सिनोजन भी जो है जाइमोजन यानी कि इनएक्टिव एंजाइम का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है द फोल्डिंग ऑफ मैनी प्रोटीन
is made more efficient by a special class of protein called, यानी जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसको प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग को जो है मोर एफिशिएंट बनाने में कौन सी स्पेशल प्रोटीन जो है अपना रोल प्ले करती है? प्रोटीएज, एसएसबी, चैपरॉन और ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चैपरॉन। इन चैपरॉन्स को मॉलिक्यूलर चैपरॉन भी बोलते हैं, स्पेशल प्रोटीन होती है, और ये स्पेशल प्रोटीन यानी कि जो मॉलिक्यूलर चैपरॉन है ये प्रोटीन फोल्डिंग में असिस्ट करते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग में ये इस तरह से हेल्प करते हैं कि जो प्रोटीन की फोल्डिंग है वो प्रॉपर से जो है फोल्ड हो जाए, कहीं पर प्रोटीन का एग्रीगेशन ना हो, कहीं पर से प्रोटीन डिजनरेट ना हो, और इस तरह से प्रॉपर फोल्डिंग होने से देन जो प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन होगी वो अपना फंक्शन जो है पूरी तरह से परफॉर्म कर पाएगी। तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन, ये चैपरॉन जो है ये स्पेशल प्रोटीन है जो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स बाइंड्स टू कैल्शियम ड्यूरिंग एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग। यानी कि सेकेंड सेशन में जो वीडियो था, यानी कि जो दूसरा वीडियो बनाया गया था प्रैक्टिस सेट का, यूसेट के लिए, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर वही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा गया है कि जो कौन सी प्रोटीन है जो कैल्शियम के साथ बाइंड करती है जब मसल कंट्रैक्शन होता है। तो एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के साथ जो कैल्शियम आयन होते हैं वो बाइंड करते हैं और देन एक्टिन फिलामेंट में कन्फर्मेशनल चेंज करके उसकी बाइंडिंग साइट्स को ओपन कर देते हैं। देन मायोसिन फिलामेंट एक्टिन के बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच हो जाते हैं और क्रॉस ब्रिज फॉर्म होते हैं जिससे कि मसल कंट्रैक्शन हो सके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि क्रोमेटिन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए यहाँ पर एक और ऑर्डर दिया हुआ है, हमने इसमें से करेक्ट ऑर्डर को जो है चूज करना है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से। पहला है न्यूक्लियोसोम, दूसरा है सोलेनॉइड, तीसरा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड फोर्थ वन इज क्रोमोसोम। तो सही ऑर्डर इसका क्या होगा? सबसे पहले आएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। देन हिस्टोन प्रोटीन के जो ऑक्टामर्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के जो ऑक्टामर होते हैं उनके बाहर इस तरह से रैप होकर के स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है न्यूक्लियोसोम। तो सेकंड हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। देन कई सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है एक तरह से सेटल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है एक तरह से सेट हो जाते हैं। देन जो स्ट्रक्चर अपीयर होता है उसे बोलते हैं सोलेनॉइड। तीसरा हो जाएगा सोलेनॉइड। एंड देन लास्ट में मैनी सोलेनॉइड जो होते हैं ये पैक्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा क्रोमोसोम। तो ये सही क्रम होगा, यानी सबसे पहले थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन फोर्थ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि करेक्ट ऑर्डर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, यानी कि न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है? प्रोटीन एंड आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए कॉइल्ड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? डीएनए कॉइल्ड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन, यानी ऑप्शन सी। हिस्टोन प्रोटीन के जो ऑक्टामर्स होते हैं इस तरह से जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर होते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं और उसके बाहर जो है डीएनए इस तरह से रैप्ड होता है और ये जो स्ट्रक्चर अपीयर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम में एक तो डीएनए होता है और ये डीएनए कॉइल्ड होता है अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मियोसिस के दौरान जो है ये मैकेनिज्म या जो इवेंट है देखने को मिलता है। द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। यानी मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, यही सवाल पूछ रहा है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन कौन सी स्टेज में होती है मियोसिस की? जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन या लेप्टोटीन। तो सही आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन, ऑप्शन सी।
डिप्लोटीन स्टेज में जो पेयर जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे पर जो है पूरी तरह से अटैच होते हैं, जिसके फलस्वरूप वहां पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलती हैं डीएनए में या जीन्स में। तो वो प्रोसेस जो है, वो क्रॉसिंग ओवर की जो मैकेनिज्म है, क्रॉसिंग ओवर की जो मैकेनिज्म है, जो फिनोमिना है, ये देखने को मिलता है पैकेटीन में। हो सकता है कि नेक्स्ट कभी किसी एग्जाम में क्रॉसिंग ओवर की घटना पूछी जाए कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी सेल्यूलर स्टेज में होती है मियोसिस की, तो इसका आंसर होगा पैकेटीन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है उसका ब्रेकडाउन कौन सी स्टेज में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन में। In prokaryotes, the specificity of RNA polymerase is determined by the core enzyme, omega subunits, sigma subunits या SSB। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन से पूछा गया है। ट्रांसक्रिप्शन में यानी प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वहां पर स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, तो वो डिटरमाइन होती है सिग्मा सब यूनिट्स के द्वारा। सिग्मा सब यूनिट्स होती हैं जो एक तरह से इनिशिएशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। और देन एक बार आरएनए पॉलीमरेज के लिए सिग्मा सब यूनिट जो होती हैं वो इनिशिएशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर ले, देन आरएनए पॉलीमरेज वहां से बाइंड करता हुआ जो है आगे एमआरएनए की सिंथेसिस कर सकता है। तो सिग्मा सब यूनिट जो है प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक तरह से बाइंडिंग साइट्स या इनिशिएशन साइट को आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ओपेरॉन मॉडल द रेगुलेटर जीन रेगुलेट्स केमिकल रिएक्शन इन द सेल बाय। ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा होगा, लैक ओपेरॉन। तो ओपेरॉन मॉडल में जो रेगुलेटर जीन होते हैं, जो रेगुलेटर जीन होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से रेगुलेट करते हैं, बाय इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए, बाय inactivating enzymes in the reaction, by inhibiting the migration of mRNA into the cytoplasm, or all of the above। तो बेसिकली जो लैक ओपेरॉन यानी कि जो ओपेरॉन का मॉडल होता है वहां पर जो सबसे पहले आई यानी कि जो रेगुलेटर जीन होती हैं, रेगुलेटर जीन जो होती हैं ये एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज करती हैं, जिसे कहा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं ये एक तरह से ऑपरेटर पर यानी कि ऑपरेटर पर जाकर के बाइंड हो जाते हैं। ये वाला होता है पी, प्रोमोटर रीजन। ऑपरेटर पर जाकर के ये एक तरह से बाइंड हो जाते हैं और देन ऑपरेटर पर बाइंड करने के बाद ये क्या कर देते हैं, एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देते हैं या एक तरह से इनहिबिट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। रेगुलेटर जीन रिप्रेशर प्रोटीन को फॉर्म करती है, सिंथेसाइज करती है, और ये रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ ओ पर ऑपरेटर जीन पर जाकर के बाइंड हो जाती है और इस तरह से इस मैकेनिज्म को यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच करने के लिए, करेक्ट मैच को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में उनकी डिस्कवरी या उनके वर्क। तो कॉलम ए यानी कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड में जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके लिए जो है करेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है। वॉटसन एंड क्रिक, तो वॉटसन एंड क्रिक की डिस्कवरी है डीएनए डबल हेलिक्स, यानी कि ए के लिए हो जाएगा ऑप्शन 3। यानी यहाँ पर देखना है ए के लिए ऑप्शन 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। हॉली, हॉली ने डिस्कवर किया था क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, यानी कि सेकंड के लिए यानी बी के लिए हो जाएगा आईवी यानी फोर्थ। तो बी के लिए फोर्थ है यहां पर। निरेनबर्ग, निरेनबर्ग ने डिस्कवर किया था या इसने जो है जेनेटिक कोड के बारे में समझाया था, डिसाइफर जेनेटिक कोड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेकंड मैच कर रहा है। जैकब एंड मोनोड, जैकब एंड मोनोड ने लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है ये फॉर्मुलेट किया था और कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे भी जो है इस सीरीज में कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके शॉर्ट लिस्ट करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जो है देख करके वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर हम यूसेट 2024 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा समय उस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, तो इस कम टाइम में आप यहाँ पर क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर इस तरह से वीडियो जो है कंटिन्यूअसली अपलोड हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, तो आप लोग इन वीडियोस का इस लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप इन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ, इसके लिए आप लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने पब्लिश करी है, प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कम समय में जो एग्ज़ाम के लिए अब कम समय बचा हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।